अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और कुछ स्टूडेंट्स की फरमाइश पर जो है वो मैं यूएचएस के पास पेपर्स उनका बायोलॉजी सेक्शन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैंने सिंध के जो पास पेपर्स हैं जो डाओ और एसएमसी के होते हैं या जो इंटीरियर के होते हैं जो एनटीएस कंडक्ट करवाता है, उनका बायोलॉजी सेक्शन एक एमकैट सीरीज़ के अंदर जो है वो एक्सप्लेन किया है। अब ये जो पंजाब के पेपर्स हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस कंडक्ट करवाती है एमडी कैट का पेपर, उन पेपर्स का बायोलॉजी सेक्शन जो है वो हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। तो ये 2015 का पेपर है। ये शुरू के कुछ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि इन डैश रिस्पांस, ये बी सेल नहीं, ये बीटा सेल नहीं होगा, ठीक है, ये सिंपल बी सेल होगा क्योंकि बीटा सेल पेनक्रियास के अंदर होते हैं, जबकि ये जो बी सेल्स हैं ये इम्यून सिस्टम के अंदर आते हैं। तो इन डैश रिस्पांस बी सेल्स प्रोड्यूस प्लाज्मा सेल दैट सिंथेसाइज एंटीबॉडीज एंड रिलीज इन द ब्लड प्लाज्मा टिश्यू फ्लूइड। देखिए भाई, इम्यून सिस्टम के अंदर आपने पढ़ा होगा कि एक तरह का इम्यून सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। अब ये जो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम होता है इसको हम स्पेसिफिक भी कहते हैं। स्पेसिफिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हर किसी के खिलाफ एक्टिवेट नहीं होता, बल्कि स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ, खास ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ एक्टिवेट होता है। जो हर किसी के खिलाफ हो जाए वो कहलाता है इनेट इम्यून सिस्टम। अब ये जो एडेप्टिव है इसके अंदर जो सेल्स काम करते हैं दे आर नोन एज लिम्फोसाइट्स, और इनकी दो टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट और एक को हम कहते हैं टी लिम्फोसाइट। ये जो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम होता है इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक इसका जो रिस्पांस आता है उसे हम कहते हैं ह्यूमोरल रिस्पांस। माजरत के मेरे पास चूँकि वो लिखने वाला नहीं है, पेन नहीं है, तो माउस से जो है वो कुछ समझ नहीं आता, बट स्टिल एक ह्यूमोरल रिस्पांस कहलाता है और एक कहलाता है सेल मीडिएटेड रिस्पांस। फ़र्क क्या होता है? देखें, जिसमें बी सेल्स काम करेंगे वो कहलाएगा ह्यूमोरल रिस्पांस, यानी जब बी सेल्स आगे आकर लड़ाई करेंगे, आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, तो वो रिस्पांस कहलाएगा ह्यूमोरल रिस्पांस। और जब टी सेल्स आगे आकर वर्क करेंगे तो ये कहलाएगा सेल मीडिएटेड रिस्पांस। ये दोनों वैसे तो साथ काम करते हैं बट स्टिल इन्हें अलग अलग डिफाइन किया गया है। अच्छा, अब इन दोनों की काम करने का तरीका मुख्तलिफ है। बी सेल्स क्या करते हैं, ये एक छोटा सा हथियार बनाते हैं जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी जाकर चिपक जाती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर या वायरस के ऊपर, और जिसके ऊपर भी एंटीबॉडी जाके चिपक जाती है तो इम्यून सिस्टम के सेल्स को पता लग जाता है कि हमारी बॉडी का नहीं है। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ अ बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के ऊपर ये छोटा सा स्ट्रक्चर है जिसको हमारा इम्यून सिस्टम पहचानता है। बैक्टीरिया के पूरे सेल्स को नहीं पहचानता, बस इस छोटे से स्ट्रक्चर को पहचानता है, तो ये स्ट्रक्चर कहलाएगा एंटीजन। जिस तरह आपकी पहचान आपका चेहरा होता है, बिल्कुल इसी तरह हर सेल के ऊपर ना एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो उसकी पहचान होता है, इसे कहते हैं एंटीजन। एंटीजन को आइडेंटिफाई करने के बाद इसी के खिलाफ जो हथियार बनाया जाता है वो कहलाती है एंटीबॉडी। ये वाई शेप इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये जाकर इस एंटीबॉडी के ऊपर, इस एंटीजन के ऊपर चिपक जाएगा, और जिसके ऊपर भी ये एंटीबॉडी चिपकी हुई है, हमारे इम्यून सिस्टम के एक सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मैक्रोफेजेस, वो आकर इसे खा जाते हैं। तो ये तरीका है बी सेल्स के काम करने का। बी सेल्स जो काम करते हैं एंटीबॉडी बनाकर करते हैं, और ये तरीका कहलाता है ह्यूमोरल रिस्पांस। टी सेल्स जो काम करते हैं ये किलिंग करते हैं, ये सेल्स को मारते हैं। यानी सपोज कर लें एक सेल है कि जिसके अंदर बैक्टीरिया जाके बैठ गया, ये एक सेल है, इसके अंदर ये बैक्टीरिया जाके बैठ गया, तो ये टी सेल आएगा और इसके ऊपर आके नॉक करेगा कि भाई बाहर आ जा, लेकिन ये बैक्टीरिया कहता है मैं तो नहीं आऊँगा बाहर। तो ये टी सेल्स क्या करते हैं, ये ऐसे केमिकल रिलीज करते हैं जो पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जब सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो अंदर जो बैक्टीरिया है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। टी सेल्स जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं वो कहलाता है सेल मीडिएटेड रिस्पांस। अच्छा, अब ये जो बी सेल्स हैं ये खुद डायरेक्टली एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करते। जब बी सेल एक्टिवेट होता है तो ये डिवाइड होता है, और डिवाइड होने के बाद दो तरह के सेल्स बनाता है। एक को हम कहते हैं प्लाज्मा सेल, ये वो सेल है जो एंटीबॉडी बनाएगा, ठीक है, ये बनता बी सेल से ही है। और एक सेल बनता है जिसे हम कहते हैं मेमोरी सेल, ये वो सेल है जो अभी एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, आने वाले वक्त में अगर यही बैक्टीरिया, यही वायरस दोबारा आता है तो ये फ़ौरन से एक्टिवेट होकर सबको बता देता है कि हमने पास्ट में इससे लड़ाई की थी और इस तरीके से इसे मारा था, जब भी अगली बार आपको उस बैक्टीरिया या वायरस से यूजुअली इन्फेक्शन नहीं होता। तो यहाँ पे सवाल सिंपल सा पूछा है कि भाई कौन सा रिस्पॉन्स है कि जिसके अंदर बी सेल प्रोड्यूस करते हैं प्लाज्मा सेल, उससे प्रोड्यूस होती है एंटीबॉडी जो कि ब्लड में रिलीज हो जाती हैं, तो वो है हमारे पास ह्यूमोरल रिस्पॉन्स। सेल मीडिएटेड में कौन होता है? सेल मीडिएटेड में होते टी सेल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई पैसिव इम्यूनिटी जो है वो किसके अगेंस्ट इस्तेमाल की जाती है। तो सबसे पहले तो आप समझे पैसिव इम्यूनिटी होती क्या है। इम्यूनिटी का मतलब ये है कि बॉडी को प्रोटेक्शन मिलना। अब ये जो इम्यूनिटी है ये दो तरीक़ों से हासिल की जाती है। एक इम्यूनिटी वो होती है जिसे हम कहते हैं एक्टिव,
और एक वो होती है जिसे हम कहते हैं पैसिव। बहुत आसान है। एक्टिव के अंदर क्या होता है, आपकी बॉडी खुद से एंटीबॉडीज बनाती है। दोबारा सुने, आपकी बॉडी अगर खुद से एंटीबॉडीज बना रही है तो ये एक्टिव इम्यूनिटी है। पैसिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर बनी बनाई एंटीबॉडीज डाली जाती हैं। अब देखिए एक्टिव कैसे होगा। एक्टिव के अंदर ना फर्दर दो टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं नेचुरल और एक को हम कहते हैं आर्टिफिशियल। ओवरऑल आइडिया क्या है, एक्टिव में मेरी बॉडी खुद से एंटीबॉडीज बनाएगी। अब नेचुरल क्या होगा, कोई बैक्टीरिया मेरी बॉडी के अंदर एंटर हो गया इन्वायरमेंट से, ठीक है, किसी ने डाला नहीं है, खुद ब खुद आ गया। अब जैसे ही अंदर जाएगा मेरा इम्यून सिस्टम इसे पहचानेगा और इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा, और एक वक्त आएगा कि वो बैक्टीरिया मर जाएगा और मुझे इम्यूनिटी हासिल हो गई उसके खिलाफ। तो ये वाली इम्यूनिटी खुद से हासिल हुई है और मेरी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ खुद बनाई हैं, तो ये कहलाएगी नेचुरल एक्टिव। आर्टिफिशियल एक्टिव क्या है, बॉडी खुद से एंटीबॉडी बनाए लेकिन जो बैक्टीरिया या वायरस है वो खुद से नहीं आया बल्कि डाला गया है। वैक्सीन का नाम जो आपने सुना है, तो पोलियो की वैक्सीन अगर है तो उस वैक्सीन के अंदर पोलियो का वायरस होता है। जब वो वायरस आपकी बॉडी में डाला जाएगा तो बॉडी उसे आइडेंटिफाई करेगी और आइडेंटिफाई करने के बाद उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी। अब की बार भी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ बनाई हैं तो ये भी एक्टिव कहलाएगी, लेकिन ये काम चूँकि खुद से नहीं हुआ, करवाया गया है, तो ये कहलाती है आर्टिफिशियल एक्टिव। पैसिव के अंदर क्या होता है, पैसिव के अंदर बनी बनाई एंटीबॉडीज़ डाली जाती हैं। ऐसे समझ लें, एक्टिव ऐसा है कि कोई मुल्क अपने हथियार खुद बना रहे और पैसिव वो है कि बने बनाए हथियार मिल रहे हैं। तो जब तक तो हथियार मिलते रहेंगे तब तक इम्यूनिटी है, लेकिन जब हथियार मिलना बंद हो जाएंगे तो इम्यूनिटी ख़त्म हो जाएगी। एक्टिव के अंदर चूंकि खुद बना रहा है तो हमेशा के लिए इम्यून हो जाएगा। अब पैसिव के अंदर बनी बनाई एंटीबॉडीज़ डाली जाती हैं। अब इसमें भी दो टाइप्स होती हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। अगर तो बनी बनाई एंटीबॉडीज़ खुद आ रही हैं तो ये नेचुरल है, अगर डाली जा रही हैं तो ये आर्टिफिशियल है। अब नेचुरल कैसे होगा भाई, तो जो मदर है ये फीमेल का ऑर्गन है जिसे हम कहते हैं यूट्रस, जिसके अंदर बेबी की डेवलपमेंट होती है। ये प्लेसेंटा है, इससे ये अम्बिलिकल कॉर्ड निकल रही है, ठीक है, ये बेबी है और इसके अराउंड ये एमनियन है और ये मदर की बॉडी है। अब मदर ने जितनी भी इन्फेक्शन से लड़ाई की होती है ना ज़िंदगी भर में, तो उनके खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ बनी होती हैं वो क्या करती हैं, मदर की बॉडी से ये प्लेसेंटा क्रॉस करके आ जाती हैं बेबी की बॉडी में, ताकि बेबी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। तो चूँकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता, वो डेवलप हो रहा होता है, तो शुरू के 6 महीने जो बच्चे को हिफाजत मिलती है वो मदर की एंटीबॉडीज़ से मिलती है। तो ये बनी बनाई एंटीबॉडीज़ आ रही हैं तो ये पैसिव है, और ये काम चूँकि खुद से हो रहा है तो ये नेचुरल है। कुछ केसेस में हम डालते हैं किसी के अंदर एंटीबॉडीज़ ताकि उसे फ़ौरन बचा लिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल रेबीज़, अब अगर किसी को कुत्ते ने काट लिया है तो आप उसके अंदर वैक्सीन नहीं डालेंगे, क्योंकि अभी आपका मकसद ये है कि जो उसके अंदर वायरस गया है उसे मारा जाए। तो बनी बनाई एंटीबॉडीज़ डाली जाएंगी ताकि फ़ौरन से वो वायरस जो है उससे जान छुड़ा ली जाए, उससे बचा लिया जाए। सिमिलरली यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि पैसिव इम्यूनिटी किसके अगेंस्ट इस्तेमाल की जाती है, तो वो इस्तेमाल की जाती है टेटनस के अगेंस्ट। टेटनस जो है, ये जब भी कोई रगड़ लगती है, इंजरी होती है, तो आप इंजेक्शन लगाते हैं जाके, तो वो बेसिकली एंटी टेटनस टॉक्सॉइड होता है, जो कि बेसिकली एंटीबॉडीज़ होती हैं जो टेटनस के बैक्टीरिया को जाकर न्यूट्रलाइज करती हैं, उसका जो टॉक्सिन है, उसका जो केमिकल है उसे न्यूट्रलाइज करती हैं ताकि आपको बचाया जा सके। आपने एंटीबॉडीज़ नहीं बनाई है बल्कि आपको हिफाजत दे दी गई है, बनी बनाई हिफाजत दे दी गई है, तो ये पैसिव इम्यूनिटी की एग्जाम्पल है। बाकी जो 3 बीमारियां यहाँ पर हैं, मलेरिया है, टाइफॉइड है और डेंगू है, इन तीनों के खिलाफ आप खुद से एंटीबॉडीज़ बनाएंगे जब ये आपकी बॉडी के ऊपर अटैक करेंगी। इनकी कोई वैक्सीन नहीं है, इनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ नहीं है, तो ये एक्टिव इम्यूनिटी की एग्जाम्पल के अंदर आएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बी लिम्फोसाइट जो हैं दे आर नेम्ड ड्यू टू देयर रिलेशनशिप विद व्हाट। तो बी लिम्फोसाइट को बी लिम्फोसाइट क्यों कहते हैं? मैंने अभी बताया था कि इम्यून सिस्टम के अंदर 2 तरह के लिम्फोसाइट होते हैं, एक बी और एक टी। इनका नाम बी और टी क्यों है? देखें, टी लिम्फोसाइट जो है ना, ये थाइमस की वजह से टी कहलाते हैं। थाइमस एक ग्लैंड होता है, ये आपकी जो चेस्ट के अंदर एक बोन होती है जिसे आप स्टर्नम कहते हैं, बिल्कुल बीच में जो हड्डी होती है जिससे रिब्स जो हैं वो अटैच होती हैं। इस स्टर्नम के पीछे ये स्टर्नम का अगली सरफेस है, इसके पीछे की तरफ अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर एक छोटा सा ग्लैंड होता है जिसे थाइमस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है डेवलपमेंट के लिए टी सेल की, इसी वजह से इन्हें टी सेल कहा जाता है।
बी लिम्फोसाइट या बी सेल जो हैं इन्हें बी लिम्फोसाइट क्यों कहा जाता है? बहुत सारे स्टूडेंट का ख्याल ये कि ये बोन मैरो की वजह से कहा जाता है, क्योंकि एनिमल्स के अंदर ये जो बी लिम्फोसाइट बनते हैं और मैच्योर होते हैं ये बोन मैरो के अंदर होते हैं, बट एक्चुअली इसे कहा जाता है बी लिम्फोसाइट बिकॉज ऑफ दिस बर्सा ऑफ फैब्रिशियस। ये क्या है? बर्ड्स के अंदर ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर बी सेल प्रोड्यूस होते हैं, एंड दैट इज़ वाई बी लिम्फोसाइट का जो के अंदर जो बी है वो डिनोट करता है बर्सा ऑफ फैब्रिशियस को। मैं दिखाता हूँ ये बर्सा कहाँ पर होता है। ये अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये छोटा सा स्ट्रक्चर है जिसे थाइमस कहते हैं, ठीक है, जो चेस्ट के अंदर मौजूद होता है, और ये मौजूद है बर्ड्स के अंदर बर्सा, ये बिल्कुल लोअर पार्ट के अंदर मौजूद है। ये बर्सा ऑफ फैब्रिकस है और ये बी सेल की डेवलपमेंट के लिए जो है ये ज़रूरी होता है, एंड दैट इज़ वाई बी लिम्फोसाइट को बी लिम्फोसाइट कहते हैं। बोन मैरो की वजह से इसे बी लिम्फोसाइट नहीं कहा जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज, लाइट इंडिपेंडेंट का मतलब डार्क रिएक्शन, the carbon dioxide combines with dash to form an unstable 6 carbon intermediate। बहुत आसान सा सवाल है, ये आपकी बुक की डायग्राम है डार्क रिएक्शन की। पहली बात तो लाइट और डार्क रिएक्शन है क्या? ये फोटोसिंथेसिस के दो पार्ट्स होते हैं, एक लाइट रिएक्शन है, ठीक है, और एक डार्क रिएक्शन है। ये होते कब हैं? तो दोनों दिन के वक्त होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि लाइट रिएक्शन दिन में होता होगा क्योंकि लाइट होती है, और डार्क रिएक्शन रात में होता होगा, लेकिन एक्चुअली ये दोनों दिन के वक्त हो रहे होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसे कहते हैं लाइट डिपेंडेंट क्योंकि इसमें डायरेक्टली सनलाइट की ज़रूरत होती है। इसे कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट क्योंकि इसमें डायरेक्टली सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती। लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होता है? इसके अंदर लाइट एनर्जी को कैप्चर किया जाता है और बनाए जाते हैं दो मॉलिक्यूल्स। इस एनर्जी को स्टोर किया जाता है दो मॉलिक्यूल्स के अंदर, एक के अंदर एनर्जी को और एक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को स्टोर किया जाता है। तो एक ATP है और एक NADPH है, ये लाइट रिएक्शन के अंदर बनाए जाते हैं, और इन्हीं दोनों मॉलिक्यूल्स की एनर्जी और इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल किया जाता है इस रिएक्शन में, जब भी इसमें डायरेक्टली लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ रही। डार्क रिएक्शन में क्या होता है? जो फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है वो इस रिएक्शन में इस्तेमाल होती है और इससे बनाया जाता है आगे जाकर ग्लूकोज। तो ये बेसिक आइडिया है लाइट और डार्क रिएक्शन का। इन्होंने डार्क रिएक्शन के बारे में पूछा है कि कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ कंबाइन होती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो रही है ये एक साइकिल के अंदर जाती है जिसे हम कहते हैं कैल्विन बेंसन साइकिल। अब इस कैल्विन साइकिल के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो एंटर हो रही है, इसको रिसीव करने के लिए एक अदद मॉलिक्यूल आता है ये, जिसका नाम है RUBP, राइबोलोज बाइफॉस्फेट। जब ये राइबोलोज बाइफॉस्फेट आता है ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ मिलाता है, तो इन दोनों के मिलने से एक नया मॉलिक्यूल बनता है जिसका नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ये वाला जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को कार्बन फिक्सेशन भी कहते हैं, इसे कार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं, और ये वाला जो रिएक्शन है ये परफॉर्म करवाता है एक एंजाइम जिसका नाम है रुबिस्को। ये साइकिल मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 11 में। इन्होंने इस रिएक्शन के बारे में पूछा था बस कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एंटर हो रही है उसे रिसीव कौन करने आ रहा है, उसके साथ कंबाइन कौन हो रहा है, तो वो उसका नाम है राइबोलोज बाइफॉस्फेट, या जिसे आप कहते हैं RUBP। और जो पहला मॉलिक्यूल बन रहा था वो बन रहा था ग्लिसरेट 3-फॉस्फेट या 3-फॉस्फोग्लिसरेट, एक ही बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ग्लाइकोलिसिस ग्लिसरेट 1,3-बाइफॉस्फेट या बिसफॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू ग्लिसरेट 3-फॉस्फेट बाय लूजिंग डैश फॉस्फेट मॉलिक्यूल। बहुत आसान सी बात पूछी है। ये जो ग्लिसरेट है इसके अंदर होते हैं 3 कार्बन, ठीक है, तो ये इसके 3 कार्बन है, 1 और 3, ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरा कार्बन हो गया। आगे लिखा हुआ है बिसफॉस्फेट, बाय का मतलब 2 होता है, फॉस्फेट का मतलब P है, फॉस्फेट है, तो एक फॉस्फेट लगा हुआ है कार्बन नंबर 1 पे और एक फॉस्फेट लगा हुआ है कार्बन नंबर 3 पे। ये मॉलिक्यूल है जिसे कहा गया है ग्लिसरेट 1,3-बाइफॉस्फेट या बिसफॉस्फेट। ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें? ग्लिसरेट 3-फॉस्फेट में। यहाँ क्या था? 1,3, यहाँ क्या है? 3, यानी 3 वाला जो फॉस्फेट है वो सलामत है, 1 वाला जो फॉस्फेट है वो चला गया है। तो कितने फॉस्फेट गए? एक फॉस्फेट गया, सिंपल। ये आपकी ग्लाइकोलिसिस का पूरा चार्ट बना हुआ है। इसके अंदर अगर मैं दिखाऊं तो ये मॉलिक्यूल है यहाँ पे, ये रहा 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, इसी का नाम है ग्लिसरेट 1,3-बाइफॉस्फेट, एक ही बात है, 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। अच्छा, अब ये कन्वर्ट हो गया किसमें? 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। पहले 1,3 था यानी 2 फॉस्फेट लगे हुए थे पहले कार्बन पे और तीसरे कार्बन पे, अब सिर्फ 3-फॉस्फोग्लिसरेट है यानी एक फॉस्फेट लगा हुआ है।
तो एक फॉस्फेट अगर रह गया तो एक फॉस्फेट चला गया। यहाँ पर इन्होंने सिंपल सा यही पूछा है कि कितने फॉस्फेट के निकलने से ये मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हुआ है। ओके, ये क्रैब साइकिल से क्वेश्चन है। मेलेट जो है ये ऑक्सीडाइज होता है बाय डैश टू ऑक्सैलो एसीटेट। ये लास्ट रिएक्शन है क्योंकि इस मॉलिक्यूल से कहानी स्टार्ट होती है। ये जो क्रैब साइकिल है वो ऑक्सैलो एसीटेट से स्टार्ट होती है और ये वाला लास्ट रिएक्शन है जिसमें ये दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन है जो मेलेट को ऑक्सीडाइज करता है ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर। तो देखिए, पहले तो आपको मतलब पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइज होने का मतलब होता क्या है। तो ये हमारे पास है मेलेट और ये कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सैलो, ठीक है, एसीटेट के अंदर, ऑक्सैलो एसीटेट। और रिएक्शन कौन सा हो रहा है? मेलेट हो रहा है ऑक्सीडाइज। देखिए, ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशन होती है वो होती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इसके पास लगा हुआ था इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीडाइज होने का मतलब ये है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसमें हो गई ऑक्सीडेशन। याद रखें, यहाँ पर चाहे क्रैब साइकिल हो या चाहे आपके पास ग्लाइकोलाइसिस हो, जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है ना तो एक मॉलिक्यूल आता है कि जो इलेक्ट्रॉन कैरियर कहलाता है। देखिए, आपने एटीपी पढ़ा है, एटीपी को हम कहते हैं एनर्जी कैरियर। अभी इसके पास एनर्जी मौजूद है, जब इसमें से एनर्जी निकल जाएगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी के अंदर। इसका फॉस्फेट जो है ये अलग हो गया और इसमें से एनर्जी रिलीज हो गई। फिर जब हम खाना खाएंगे तो ये दोबारा से रिचार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसे एनर्जी दी जाएगी, ग्लूकोज को तोड़ के जो एनर्जी निकलेगी। तो ये एटीपी कहलाता है एनर्जी कैरियर। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो एनएडी है और ये जो एफएडी है ये कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। ये इसकी हालत है जब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। कैसे पता मुझे? क्योंकि इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। ये इसकी हालत है जब इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया। कहाँ से आया? किसी भी रिएक्शन के अंदर जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इसको पकड़ा दिए जाते हैं, या तो इसको पकड़ा दिए जाएंगे या इसको पकड़ा दिए जाएंगे। जैसे ही इसके पास इलेक्ट्रॉन आता है इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन आता है ना, साथ साथ हाइड्रोजन चिपक जाता है तो NAD पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाता है NADH के अंदर। ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड हुआ है और जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाएगा, सपोज किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाएगा तो ये दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा NAD प्लस के अंदर, NAD पॉजिटिव के अंदर। सेम काम जो है वो FAD करता है। तो ये दोनों कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। तो अगर यहाँ से मेलेट में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन रिसीव करने आएगा। तो ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये यूजुअली प्लांट्स के अंदर मिलता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, और ये नहीं हो सकता क्योंकि ये एनर्जी कैरियर है। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। अब इसके लिए आपको क्रैब साइकिल देखनी पड़ेगी। फिलहाल एक बात याद रखें कि पूरी क्रैब साइकिल में सिर्फ एक जगह पर ये आता है FAD, बाकी हर जगह जहां इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जहां पर भी किसी में ऑक्सीडेशन होगी तो वहां पर आएगा NAD। तो अगर आपको वो एक जगह पता है जहां FAD आता है तो आप हर जगह आंख बंद करके लगा सकते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है तो NAD ही आएगा। पहले वो एक जगह देख लें जहां FAD आता है, वो एक जगह ये है। जब सक्सिनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमेरेट के अंदर, ये वाहिद रिएक्शन है कि जिसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो NAD नहीं आता बल्कि FAD आता है। बाकी जगहों पर अगर आप देखें तो जब जब इलेक्ट्रॉन निकला है NAD आया, जब जब इलेक्ट्रॉन निकला है NAD आया। ये वो रिएक्शन है जिसकी बात हो रही है। मेलेट कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर। कौन आया इलेक्ट्रॉन लेने? NAD आया, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही लिए साथ में हाइड्रोजन चिपक गया और ये NADH के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो दिस इज द आंसर। जब मेलेट ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सैलो एसीटेट में तो NAD आता है। अगर आपको एक पोजीशन याद है जहां पर FAD आता है तो बाकी आप हर जगह NAD लगा सकते हैं। ओके, ये भी इसी चैप्टर से रिलेटेड है। In electron transport chain, the electrons from NADH and FADH2 they are passed to। अच्छा, अब देखिए, पहले मैं आपको बेसिक आइडिया दे दूं कि ये तीनों हैं क्या। तो हमारे पास जो ग्लूकोज होता है इसको तोड़कर बनाई जाती है एनर्जी, ठीक है, इसके निकाली जाती है एनर्जी जिसे स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये प्रोसेस कहलाता है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन की डेफिनेशन ये होती है कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी, दिस इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। और ये काम सेल के अंदर होता है तो इसे हम कहते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। ब्रीदिंग किसे कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं गैस एक्सचेंज को, ऑक्सीजन का अंदर आना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना। आमतौर पर उसे भी रेस्पायरेशन कह देते हैं, लेकिन एक्चुअली रेस्पायरेशन इसे कहते हैं जिसमें फूड ब्रेक डाउन हो टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब ये काम तीन मशीनों के जरिए होता है। ग्लूकोज को पहले डाला जाता है पहली मशीन के अंदर जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस।
ये ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म के अंदर लगी हुई होती है और इसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, तो ये एक एनारोबिक प्रोसेस है। ग्लाइकोलाइसिस से गुजरने के बाद निकलता है पायरुविक एसिड। आपने ग्लूकोज डाला, ग्लूकोज टूट गया है किसमें, पायरुविक एसिड में। इस पायरुविक एसिड को थोड़ा सा चेंज किया जाता है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा अभी, लेकिन चेंज करने के बाद डाला जाता है अगली मशीन के अंदर जिसका नाम है क्रैब साइकिल। ये क्रैब साइकिल लगी होती है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, और ये बीच में यहाँ पर जो सोल्यूशन होता है दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। यहाँ पर क्रैब साइकिल के एंजाइम लगे होते हैं। क्रैब साइकिल से इसको तोड़ तोड़ के इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं और इनको दे दिए जाते हैं। तो क्रैब साइकिल से जो चीज़ निकलती है वो होता है NADH और FADH2, और ये दोनों जो कि इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल हैं, ये जाते हैं तीसरी मशीन के पास जिसका नाम है ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये लगी होती है माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली मेम्ब्रेन में। ये वाली जो मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रही है, इनर मेम्ब्रेन जो फोल्ड हुई हुई होती है, इसमें से जब ये मॉलिक्यूल गुजरते हैं तो फिर प्रोड्यूस होता है ATP। तो ये पूरा जो है ये प्रोसेस है जिसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहता है। यहाँ इन्होंने पूछा ये है कि जब ये दो मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आएंगे, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ना कुछ मॉलिक्यूल्स लगे हुए होते हैं, कुछ प्रोटीन्स लगी हुई होती हैं कि जिनमें से इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे पर ट्रांसफ़र होता रहता है और इसके नतीजे में ATP प्रोड्यूस होता है। तो इन्होंने सवाल ये पूछा, ये जो कहानी है ये स्टार्ट कहाँ से होती है, यानी ये दोनों जब आते हैं तो सबसे पहले ये अपने इलेक्ट्रॉन देते किसे हैं। तो ये आपके बुक की डायग्राम है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, यहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। देखें NADH वो मॉलिक्यूल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आया, इसके ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये चले गए यहाँ पे और ये कन्वर्ट हो गया NAD पॉजिटिव में। अच्छा, अब और अगर करें तो ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले गए हैं इस मॉलिक्यूल के पास, इस प्रोटीन के पास, इस स्ट्रक्चर के पास जिसे कहते हैं कोएंजाइम Q। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो FADH2 आया, इसके दो इलेक्ट्रॉन भी गए हैं इसके पास जिसे कहते हैं कोएंजाइम Q। तो इसका मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की कहानी है वो स्टार्ट होती है किससे, कोएंजाइम Q से। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे साइटोक्रोम B के पास, फिर साइटोक्रोम C के पास, फिर साइटोक्रोम A, बस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते जा रहे हैं, ठीक है। और इसके नतीजे में फाइनली ये जो साइटोक्रोम A3 है, देखिए फाइनली ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो फाइनली देखें इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक दूसरे के पास जाते रहे थे, फाइनली इन्हें एक्सेप्ट कौन करेगा, तो एक्सेप्ट करने वाला होता है ऑक्सीजन। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को जैसे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसके साथ फौरन हाइड्रोजन कंबाइन हो जाता है और ये बन जाता है वाटर, ठीक है। तो ये दो चीज़ें जो आपने इसके बारे में याद रखनी है। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर ATP फॉर्मेशन होती है, कैसे होती है ये मैं इंशाल्लाह जब ये डिटेल में पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। तो किसको दिए भाई, कोएंजाइम Q को, ठीक है। तो दिस इज आवर आंसर। अगर ये पूछते कि लास्ट में किसके पास जाते हैं तो आपका आंसर क्या होता, आखिरी मॉलिक्यूल के जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यानी ऑक्सीजन को देने से पहले कौन सी प्रोटीन्स के पास या कौन से साइटोक्रोम के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये हमारा आंसर होता साइटोक्रोम A3। ओके, कैरियर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी चेन आर लोकेटेड इन, अगेन सेम क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है इसके अंदर ये जो कैरियर है, कैरियर इनको कहा गया है, ये जो एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, ये कहाँ लगे हुए हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, उसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है और इसके अंदर होता है मैट्रिक्स, ठीक है। दिस इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर लगी होती है क्रैब साइकिल। तो ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के जो है माइटोकॉन्ड्रिया की, इसके अंदर लगी होती है क्रैब साइकिल। इनर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया की, दिस इज द वन के जिसके अंदर लगी होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। तो हमारा आंसर C है। ओके, इन सिस्टिक फाइब्रोसिस लाइपोसोम्स माइक्रोस्कोपिक वेसिकल्स आर सूड विच आर कोटेड विद। ओके, सिस्टिक फाइब्रोसिस है क्या, ये एक बीमारी होती है, ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। ऑटोसोमल रिसेसिव होने का मतलब क्या है भाई, ये तब होती है किसी को जब उसके पास दोनों जीन्स खराब वाले हों, ठीक है। ये जीन है, ये क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के ऊपर ये वाली जीन है जो हम में नॉर्मल है, लेकिन इनके अंदर ये दोनों जीन्स जो हैं ये ख़राब है। तो इस पेशेंट के अंदर जो है ये बीमारी हो जाएगी जिसे सिस्टिक फाइब्रोसिस कहते हैं। अब इसका मतलब ये है कि इनमें से एक जीन आई होगी इसके पास फादर से और एक जीन आई होगी इसके पास मदर से। तो हो सकता है दोनों हेल्दी हों, क्योंकि फादर और मदर के पास एक जीन नॉर्मल वाली होगी, एक जीन ख़राब वाली होगी, तो उनके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन उन दोनों से जब ख़राब जीन बच्चे के अंदर आ गई तो बच्चे के अंदर बीमारी हो गई जिसे कहते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। होता क्या है सिस्टिक फाइब्रोसिस में,
जो बॉडी की सीक्रेशंस हैं वो गाढ़ी हो जाती हैं। कौन सी सीक्रेशन? जैसे कि म्यूकस है जो हमारी पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है। ये हमारा ट्रैकिया है, तो ट्रैकिया के अंदर जो है जो दीवार है ट्रैकिया की, यहाँ पर एक मटेरियल चिपका हुआ होता है जिसे कहते हैं म्यूकस, एक अदद मेम्ब्रेन होती है। अच्छा, इस म्यूकस का काम ये होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या डस्ट पार्टिकल को पकड़ लेना और फिर इस म्यूकस को बॉडी से बाहर निकाला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स होते हैं उनके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सीलिया। ये सीलिया मुसलसल मूव करते हैं तो इस म्यूकस को बाहर निकाला जाता है बॉडी से। अब अगर ये सीक्रेशन बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी तो ये बाहर नहीं जा पाएगी, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर मौजूद है, जो बैक्टीरिया मौजूद है, वो मुसलसल रिप्रोड्यूस करते रहेंगे, ग्रो होते रहेंगे, जिसकी वजह से इन पेशेंट्स को बार बार लंग इन्फेक्शंस होते हैं। इसके अलावा एक और सीक्रेशन है जो गाढ़ी हो जाती है, वो है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाज एब्डोमेन के अंदर इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक, ठीक है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसकी डक्ट होती है। तो ये जो पैनक्रियाज है इसका काम होता है एक जूस बनाना, जैसे पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं, जो डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है, इसमें एंजाइम्स होता है। अब अगर ये पैनक्रियाटिक जूस गाढ़ा हो जाएगा तो ये यहाँ पर जमा हो जाएगा, जब ये यहाँ पर जमा हो जाएगा तो ब्लॉकेज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो पैनक्रियाटिक जूस है वो इंटेस्टाइन के अंदर नहीं जा पाएगा। जब इंटेस्टाइन के अंदर नहीं जाएगा तो डाइजेशन नहीं होगी। अब इसके अंदर मेनली जो डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो लिपिड वाले हैं, क्योंकि प्रोटीन की डाइजेशन तो स्टमक में भी हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन तो सलाइवा के जरिए भी हो सकती है, लेकिन लिपिड की जो डाइजेशन है उसके लिए जो लाइपेज एंजाइम है वो सिर्फ और सिर्फ पैनक्रियाटिक जूस में होता है। तो लिपिड डाइजेस्ट नहीं हो पाते, जब लिपिड डाइजेस्ट नहीं होंगे तो एब्जॉर्ब नहीं होंगे, जब लिपिड एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो लिपिड के साथ जो वाइटामिन होते हैं ए, डी, ई और के वो भी एब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो इन पेशेंट्स के अंदर मल्टीपल प्रॉब्लम्स होने लगती है, विटामिन की डेफिशिएंसी होने लगती है, और लिपिड के ना आने की वजह से इनका जो वेट लॉस होगा बहुत ज़्यादा, और वीकनेस इन्हें बहुत ज़्यादा होगी। तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए एक अदद ये नया प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं जीन थेरेपी, ठीक है। इंसानों के अंदर अभी तक आई थिंक ये नहीं हुआ है, या ट्रायल्स अभी चल रहे हैं, एनिमल्स के अंदर भी ट्रायल्स चल रहे हैं, ये अभी तक थेरेपी के तौर पर जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जीन थेरेपी के अंदर करते क्या, मैंने कहा ये ख़राब जीन की वजह से है तो इसकी जगह हेल्दी जीन डालेंगे किसी भी इंसान के अंदर से, जो नॉर्मल वाला डीएनए। अच्छा, इस सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर मसला क्या होता है, एक अदर ट्रांसपोर्टर होता है, एक अदर प्रोटीन होती है जिसका काम होता है क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट करना। क्लोराइड Cl नेगेटिव आयन है, तो क्लोराइड के ट्रांसपोर्टर का जो ट्रांसपोर्टर है जो क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट करता है ये ख़राब होता है इनके अंदर, तो जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स जो है इनके अंदर आती हैं। अच्छा, अब इसको ट्रीट करने के लिए जो ख़राब जीन है, अब ये तो हर सेल में मौजूद है तो अब इसका तो कुछ नहीं कर सकते, तो इसकी जगह हेल्दी जीन डाली जाती है। कहाँ डाली जाती है? लंग्स के अंदर, क्योंकि लंग्स मेन ऑर्गन है, अगर लंग्स डैमेज होते रहेंगे तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो ये जो हेल्दी जीन है इसको ना लिपिड की एक कवरिंग में बंद किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा सेल है, इसके अंदर मेरा पूरा डीएनए, मेरे हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो इसमें से ये वाला डीएनए निकाल लिया, ठीक है, ये क्रोमोसोम है और ये मेरा नॉर्मल डीएनए, ये नॉर्मल डीएनए मेरा निकाल लिया, इसको कवर किया लिपिड की कवरिंग में, इसे कहते हैं लाइपोसोम, ठीक है। तो ये हेल्दी जीन है जो इसके अंदर मौजूद है, फिर इसको स्प्रे किया जाता है, स्प्रे के ज़रिए भेजा जाता है लंग्स में, और ये ख्याल किया जाता है कि लंग्स के जो सेल्स हैं वो इसे पिक कर लेंगे और वहाँ पर जाकर नॉर्मल क्लोराइड ट्रांसपोर्टर बनना शुरू हो जाएगा और ये ट्रीट हो जाएगी। तो सवाल ये पूछा हुआ है कि इस लिपिड की कवरिंग में क्या होता है, तो लिपिड की कवरिंग में होती है हेल्दी जीन। लिपिड की कवरिंग क्यों चाहिए भाई? क्योंकि सेल की मेम्ब्रेन का नेचर जो होता है वो लिपिड होता है, अगर ये कवरिंग लिपिड होगी तो ये आसानी से मिल जाएगी और ये जो जीन है ये अंदर चली जाएगी। Okay, the DNA formed by the reverse transcription is called। तो बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर के अंदर आपने ये वाला प्रोसेस जो है वो लाजमी पढ़ा होगा जिसका नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें करते क्या है कि बैक्टीरिया के अंदर से एक अदर डीएनए का पीस निकालते हैं जिसका नाम है प्लाज्मिड, जो एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है इसके पास। उसके बाद ये इंसान का सेल है, इसमें से एक डीएनए का टुकड़ा निकाल लिया, फॉर एग्जांपल एक जीन निकाल ली जिसका काम इंसुलिन बनाना था, और क्या किया, इस इंसुलिन बनाने वाली जीन को इस प्लाज्मिड के अंदर लगा दिया गैप बना के। कैसे बनाते हैं ये मैं बताऊंगा, ये मैं वैसे एक्सप्लेन कर चुका हूँ चैप्टर नंबर 9 का ये टॉपिक, सिंध बोर्ड की बुक में जो चैप्टर नंबर 9 है उसका टॉपिक है ये, वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर किसी को नहीं समझ आता ये टॉपिक तो वो वीडियो देख लें। तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से जो है इसके अंदर गैप बनाते हैं और इंसर्ट कर देते हैं। खैर मैं डिटेल में नहीं जा रहा, पॉइंट ये है कि आप ये काम डायरेक्टली नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपने बैक्टीरिया से प्लाज्मिड निकाला, उसमें गैप बनाया, इंसान के सेल से डीएनए निकाला और डायरेक्टली लगा दिया। ये काम डायरेक्टली क्यों नहीं हो सकता? उसका रीज़न ये है कि इंसान का जो डीएनए होता है उसके अंदर दो एरियाज़ होते हैं, एक को हम कहते हैं एक्सॉन
और एक को हम कहते हैं इंट्रॉन। ठीक है, ये रिपीट होते हैं, एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन। अब इसमें से जो काम का डीएनए है ना वो एक्सॉन है, यानी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सॉन के अंदर है, जबकि इंट्रॉन जो है ये जंक है। जंक का मतलब ये बेकार डीएनए है और इसके अंदर काम की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो डायरेक्टली क्यों नहीं डाल सकते, उसका रीज़न ये है कि बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन होते हैं, बैक्टीरिया के डीएनए में इंट्रॉन होते ही नहीं है। इट मेक सेंस, क्योंकि बैक्टीरिया इतना छोटा सा है और बैक्टीरिया के पास डीएनए भी छोटा सा ही होता है, थोड़ा सा ही होता है, तो उसके पास सिर्फ काम का डीएनए होता है, उसके पास इंट्रॉन्स नहीं होते। तो जब उसके पास इंट्रॉन्स होते ही नहीं है तो वो इंट्रॉन्स को पढ़ भी नहीं सकता। तो अगर आप डायरेक्टली इंसान का डीएनए उठाकर बैक्टीरिया में लगा देंगे तो वो सिर्फ एक्सॉन को पढ़ सकेगा, वो इंट्रॉन को नहीं पढ़ सकेगा और आपका काम नहीं हो सकेगा। तो आपको करना ये होता है, साइंटिस्ट को करना ये होता है कि ये जो बीच बीच में इंट्रॉन्स हैं इन्हें काट कर हटाना पड़ता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है कि जिसके अंदर ये जो इंट्रॉन्स काट कर हटाने पड़ते हैं, उसके बाद एक ऐसा डीएनए बनाया जाता है कि जिसके अंदर कोई इंट्रॉन ना हो, सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स हो। ये डीएनए कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए वो डीएनए है जो इसी डीएनए के जैसा है, बट उसमें सिर्फ क्या नहीं है, उसमें इंट्रॉन्स नहीं है। प्रोसेस मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ये करते कैसे हैं। तो देखिए नॉर्मली क्या होता है, ये हमारे पास डीएनए मौजूद है। ठीक है, डीएनए में से कोई एक हिस्सा खुलता है और उसकी कॉपी बनती है, पूरी कॉपी नहीं, एक धागे की कॉपी बनती है, जिसे आप कहते हैं मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए वो होता है जिसके अंदर मैसेज होता है उस डीएनए का। अच्छा, जब ये काम होता है ना, तो जैसे जैसे डीएनए के अंदर एक्सॉन और इंट्रॉन थे, मैसेंजर आरएनए में भी वैसे वैसे एक्सॉन और इंट्रॉन होते हैं, कोई चेंज नहीं आता। तो इस मैसेंजर आरएनए में भी एक्सॉन मौजूद है, इंट्रॉन मौजूद है। उसके बाद अच्छा, ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद होनी होती है ट्रांसलेशन, लेकिन अभी हम उस तरफ नहीं जा रहे। ट्रांसलेशन से पहले क्या होता है, इस मैसेंजर आरएनए में से ये जो इंट्रॉन्स हैं ये काट कर हटाए जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये काम का डीएनए नहीं है, ये बेकार डीएनए। काम का डीएनए एक्सॉन है। तो करते क्या है, हमारे पास कुछ एंजाइम्स होते हैं जो ये काम करते हैं। इस मैसेंजर आरएनए में से, इस आरएनए में से ये वाले जो पीसेस हैं इंट्रॉन्स, ये काट कर हटा देते हैं और बाकी इन दोनों पीसेस को और इन दोनों पीसेस को जोड़ देते हैं। तो एक ऐसा आरएनए बनता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स होते हैं, कोई इंट्रॉन नहीं होता, और एक्चुअली इसे कहते हैं हम मैसेंजर आरएनए। इससे पहले वाला जो आरएनए था, ये वाला आरएनए, ये कहलाता है प्री आरएनए। मैसेंजर आरएनए से पहले वाला आरएनए। उसके बाद ये आरएनए जाता है राइबोसोम्स के पास और राइबोसोम से फिर बनती है प्रोटीन। ये वाला जो स्टेप है कि जिसके अंदर इंट्रॉन्स को काट के निकाला जाता है, ये कहलाता है स्प्लाइसिंग। ये नॉर्मली हमारे सेल्स के अंदर होता है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, जब डीएनए से आरएनए बन गया, कौन सा आरएनए, मैसेंजर आरएनए, तो इस मैसेंजर आरएनए को निकाल लिया। मैसेंजर आरएनए को निकालने के बाद इसके ऊपर छोड़ा एक एंजाइम जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है, देखिए नॉर्मली डीएनए से आरएनए बनता है और ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। अगर आरएनए से डीएनए बने, उल्टा प्रोसेस हो, तो ये प्रोसेस कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये काम करता है एक अदद एंजाइम जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये किसके पास पाया जाता है, ये हमारे एक तरह के वायरसेस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रीट्रोवायरसेस, जिसकी बहुत कॉमन एग्जाम्पल है एड्स का वायरस जिसका नाम है HIV। तो उससे वो एंजाइम निकाला गया और उस एंजाइम को छोड़ा गया मैसेंजर आरएनए के ऊपर। तो मैसेंजर आरएनए से डीएनए का एक धागा बन गया, ये वाला धागा। उसके बाद एक धागे से दूसरा धागा बनाना बड़ा आसान होता है। ये एक धागा है, इसके ऊपर एक अदद एंजाइम छोड़ देंगे जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इस एक धागे को देखेगा, अगर यहाँ पे एडेनिन है तो इसके सामने लगाएगा थायमीन, अगर यहाँ पे थायमीन है तो इसके सामने लगाएगा एडेनिन, अगर यहाँ पे ग्वानिन है तो इसके सामने लगाएगा साइटोसिन, अगर यहाँ साइटोसिन है तो ग्वानिन लगाएगा, और इस तरह से ये दोनों धागे बन जाएंगे। तो इस तरह से अब ये जो डीएनए बना है इसके अंदर कोई इंट्रॉन नहीं है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स मौजूद हैं। और अब इसे लगाया जा सकता है बैक्टीरिया के अंदर, और जब इसे बैक्टीरिया में लगाया जाएगा तो बैक्टीरिया इसे पूरा का पूरा पढ़ेगा और इसकी मल्टीपल कॉपीज बना देगा, जो कि हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है। तो ये जो डीएनए बना है ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहलाता है, या ये cDNA कहलाता है, जिसके अंदर कोई इंट्रॉन्स मौजूद नहीं होते। यही क्वेश्चन पूछा गया है कि वो डीएनए जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद बना है वो क्या कहलाता है। सो दैट इज नोन एज cDNA। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बैक्टीरियल सेल्स जो हैं दे टेक अप रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड व्हेन दे आर ट्रीटेड विद। अगेन सेम टॉपिक से क्वेश्चन आया है। मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया से प्लाज्मिड निकाला,
इसमें एक गैप बनाया विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिन्हें मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं क्योंकि ये काट सकते हैं डीएनए को। उसके बाद इंसान के सेल में से एक जीन निकाल ली, इंसुलिन बनाने वाली जीन निकाल ली और इसको इसके अंदर एंटर करवा दिया। अब ये एक नया डीएनए बना है। ये ऐसा डीएनए है जिसमें 2 सोर्सेस का डीएनए है, एक यहाँ से डीएनए आया हुआ है, एक यहाँ से डीएनए आया हुआ है। ऐसा मॉलिक्यूल कहलाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसमें 2 सोर्सेस का डीएनए हो। अब इसे दोबारा डाला जाएगा जिसमें से निकाला गया था। मेन डीएनए किस में से निकाला गया था? बैक्टीरिया में से। तो अब इसे बैक्टीरिया में डाला जाएगा। बैक्टीरिया में डालने के लिए इसको ट्रीट किया जाता है विद कैल्शियम क्लोराइड, यानी सोल्यूशन में रखा जाता है जिसमें कैल्शियम क्लोराइड हो। इससे होता यह है कि बैक्टीरिया के सेल की जो परमिएबिलिटी है वो बढ़ जाती है और ये बहुत आसानी से प्लाज्मिड को एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पर यही सवाल पूछा गया है कि बैक्टीरिया के सेल्स जो हैं वो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कब लेते हैं? जब उन्हें ट्रीट किया जाता है विद कैल्शियम क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ रेडियो एक्टिवली लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड्स? तो पहला ऑप्शन जो है हमारे पास वो है फेज डीएनए। ये फेज बेसिकली बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज का नॉर्मल डीएनए जो होता है उसके अंदर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड नहीं होते, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट आपने ज़रूर पढ़ा होगा जिसका नाम है हर्शी एंड चेज। हर्शी एंड चेज ने जो है वो एक एक्सपेरिमेंट के अंदर इसके डीएनए के अंदर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड डाले थे। तो नॉर्मली जो है वो फेज के डीएनए के अंदर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड नहीं होता। जीनोमिक लाइब्रेरी हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि जीनोमिक लाइब्रेरी बेसिकली कहते हैं डीएनए के किसी का भी जीनोम क्या होता है? टोटल जेनेटिक मटेरियल। मेरे एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो इसके अंदर जितना भी डीएनए है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ये मेरा जीनोम है। बैक्टीरिया के सेल के अंदर ये उसका डीएनए है और ये उसका प्लाज्मिड है, तो इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है दोनों को मिलाकर ये उसका जीनोम कहलाता है। तो किसी के भी जीनोम को आप छोटे छोटे पीसेस में काट कर एक जगह महफूज कर लें तो वो कहलाती है जीनोमिक लाइब्रेरी। मेरे 46 क्रोमोसोम में से हर जीन को, हर छोटे छोटे पीस को, जीन को निकाल कर उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनवाएं बैक्टीरिया से और एक जगह पर सेव करके रख लें, ताकि जब भी स्टडी करना हो, स्टडी की जा सके, एक्सपेरिमेंट किया जा सके, तो वो एरिया जहाँ पर मेरी सारी जीन्स रखी हुई हैं वो जीनोमिक लाइब्रेरी कहलाता है। इसका ताल्लुक रेडियो एक्टिव लेबलिंग से नहीं है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अभी जो हम पीछे प्रोसेस पढ़कर आए हैं जिसके अंदर 2 सोर्सेस से डीएनए कंबाइन किया जाता है, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है और इसके अंदर जो है वो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड नहीं होते। तो अगर आपने तीनों को रूल आउट कर दिया तो आपके पास एक आंसर बच गया है, वो है जीन प्रोब। अब ये जीन प्रोब क्या है? तो आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का नाम सुना होगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर करते क्या है, ये डीएनए है, ठीक है, इसके ऊपर छोड़ते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस डीएनए को मल्टीपल पीसेस से काट देंगे तो इसके टुकड़े बन जाएंगे। उसके बाद इसे रखा जाता है एक प्लेट के ऊपर जिसमें जेल होता है। ये प्रोसेस कहलाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये खाना है जहाँ पर डीएनए के पीसेस को रखा गया, ठीक है। ये बहुत सारे डीएनए के पीसेस हैं। यहाँ से दिया जाता है नेगेटिव चार्ज, यहाँ से दिया जाता है पॉजिटिव चार्ज, अल्लाह, ठीक है, यहाँ से दिया जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से नेगेटिव चार्ज। तो डीएनए के अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ से हम दे भी नेगेटिव चार्ज रहे हैं तो डीएनए यहाँ से इस डायरेक्शन में जाना शुरू करेगा पॉजिटिव की तरफ, लेकिन ये जेल जो है ये इसे रोकेगा। तो होगा क्या कि जो सबसे छोटे छोटे पीसेस होंगे वो दूर चले जाएंगे और जो बड़े पीसेस होंगे वो पीछे रह जाएंगे। तो इस तरह से आपको ये एक पैटर्न इसके ऊपर मिलेगा, लेकिन ये आपको नज़र नहीं आएगा। इसको नज़र आने के लिए क्या करते हैं, कुछ डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड्स, ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए का सिंगल धागा है जिसके अंदर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए हैं। इसको छोड़ा जाता है इनके ऊपर। जब इनको छोड़ा जाएगा इसके ऊपर तो होगा क्या, ये वाला डीएनए जो कि रेडियो एक्टिव है ये जाकर कंबाइन हो जाएगा इस वाले के साथ। फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल डीएनए, ठीक है, ये नॉर्मल डीएनए का पीस है और ये रेडियो एक्टिव वाला है, ये जाकर इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। जब ये कंबाइन हो जाएगा तो इनमें से रेडिएशंस निकलेंगी, फिर इसका एक्सरे लिया जाएगा। तो वो रेडिएशंस जो हैं वो जब जाके एक्सरे से टकराएंगी तो आपको उस एक्सरे के ऊपर एक अदद पूरा पैटर्न नज़र आएगा। ये किसी का डीएनए फिंगरप्रिंट होता है। तो ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के टुकड़े इस्तेमाल किए गए हैं जो कि रेडियो एक्टिवली लेबल्ड हैं, ये कहलाते हैं जीन प्रोब्स। ये पीसीआर के अंदर भी इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें डीएनए के एक टुकड़े की मल्टीपल कॉपीज़ बनवाई जाती हैं। ये मैं समझाऊंगा जब मैं चैप्टर नंबर 9 एक्सप्लेन करूंगा पूरा। तो ये जीन प्रोब्स कहलाते हैं या डीएनए प्रोब्स कहलाते हैं और ये वो पीसेस हैं कि जिनके अंदर रेडियो एक्टिवली लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं।
ओके अगेन इसी चैप्टर से क्वेश्चन है, अ टेक्निक इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स इन विच डिजायर्ड जीन इज इंसर्टेड इनटू द एग ऑफ द एनिमल इज कॉल्ड। ओके ट्रांसजेनिक एनिमल क्या है भाई, देखें हर वो ऑर्गेनिज्म के जिसके अंदर कोई दूसरा डीएनए उठाकर लगाया गया हो और वो सर्वाइव कर रहा हो, ये कहलाता है ट्रांसजेनिक एनिमल। फॉर एग्जाम्पल किसी प्लांट के अंदर अगर किसी दूसरे प्लांट का डीएनए लगा दिया जाए, किसी दूसरे एनिमल का डीएनए लगा दिया जाए, इंसान का डीएनए लगा दिया जाए, तो ये प्लांट कहलाएगा ट्रांसजेनिक प्लांट। किसी एनिमल के अंदर ये काम किया जाए तो ये ट्रांसजेनिक एनिमल कहलाएगा। अब प्लांट्स के अंदर अगर आपको डीएनए लगाना है कोई दूसरा, तो वो प्लाज्मिड के ऊपर लगाकर प्लांट्स में डाला जाता है। कौन सा प्लाज्मिड? प्लांट्स एक प्लाज्मिड लेते हैं जिसका नाम है टी प्लाज्मिड, ठीक है। हर तरह का प्लाज्मिड एक्सेप्ट नहीं करते। ये आता है एक तरह के बैक्टीरिया से जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम, ये प्लांट को नुकसान पहुंचाता है वैसे ही, तो इसका प्लाज्मिड जो है ये प्लांट एक्सेप्ट करते हैं, बाकी नहीं करते। तो ये आपको डीएनए लगाना है तो आप क्या करेंगे, इस प्लाज्मिड के ऊपर लगाएंगे, लगा दिया और इसको प्लांट सेल के अंदर छोड़ देंगे। एनिमल्स के अंदर प्लाज्मिड नहीं जाते, एनिमल्स प्लाज्मिड को एक्सेप्ट नहीं करते। तो एनिमल्स के अंदर अगर कोई डीएनए आपने डालना है तो आप डालते हैं बहुत बारीक से इंजेक्शन के अंदर, ठीक है। ये नीडल है बहुत बारीक सी, इसके अंदर आपने ये डीएनए का टुकड़ा डाल दिया और फिर ये जो एग है या जो ओवम है उसके अंदर इसे इंजेक्ट किया जाता है। और जब इस डीएनए को डाल देंगे तो होप की जाती है कि ये डीएनए जाकर अपने आप को सेटल कर लेगा और काम करना शुरू कर देगा। तो ये काम किया जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इंजेक्शंस। एनिमल्स के सेल के अंदर, एनिमल्स के ओवम के अंदर अगर आपने कोई डीएनए डालना है तो वो प्लाज्मिड के जरिए से नहीं डाला जा सकता, बल्कि वो बहुत बारीक से इंजेक्शन, माइक्रोस्कोपिक इंजेक्शंस होते हैं जिनके थ्रू डाला जाता है। ओके भाई, ओजोन लेयर जो है वो एक्सटेंड करती है फ्रॉम डैश किलोमीटर अबव अर्थ एंड इट एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो अर्थ की सरफेस से कितना ऊपर तक जो है वो ओजोन की लेयर होती है जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो ये अगर हमारे पास अर्थ की सरफेस है, कहाँ गया पेन, हाँ, ये अगर हमारे पास अर्थ की सरफेस है तो इससे 10 किलोमीटर से लेकर ऊपर 50 किलोमीटर तक जो है, 10 to 50 किलोमीटर तक जो है ये ओजोन की लेयर होती है जो कि अर्थ को कवर करती है और इसका काम होता है ये एब्जॉर्ब करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। और अगर ये डैमेज हो जाए, कहीं से इसके अंदर होल प्रोड्यूस हो जाए, तो वहाँ से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो हैं ये अर्थ तक पहुँचती हैं, इंसानों तक पहुँचती हैं, एनिमल्स तक पहुँचती हैं। और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो हैं इनमें ये एबिलिटी होती है कि ये डीएनए से जब जाके टकराती हैं तो उसके अंदर चेंजेस ले आती हैं। डीएनए के अंदर चेंज आना जो है ये कहलाता है म्यूटेशन, और म्यूटेशन की वजह से बहुत सारी एबनॉर्मैलिटीज़ हो सकती हैं, इवन कैंसर्स तक हो सकते हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है ये स्किन कैंसर का एक बहुत 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 कॉमन रीज़न है। तो द आंसर फॉर दिस इज 10 to 50। ओके, लाइट रेज फ्रॉम द सन दे आर एब्जॉर्ब बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन री रेडिएट एज डैश रेडिएशंस। ये ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो होता क्या है, ये हमारे पास अर्थ है, ये अर्थ की सरफेस है और इसके अराउंड जो है ना एक लेयर होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये जो सन है, ठीक है, ये उदास है बहुत क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो ये जो सन है इससे आती हैं रेडिएशंस, ये अर्थ से टकराती हैं, कुछ एनर्जी अर्थ को मिल जाती है इस सन की रेडिएशन से, और बाकी जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। बाकी जो रेडिएशंस हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ये होती हैं इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड। तो आंसर तो हो गया इंफ्रारेड रेडिएशंस। हो क्या रहा है, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, देखिए ये जो रेडिएशंस अर्थ से टकरा के वापस जाने की कोशिश कर रही है ना, अगर तो ये टकराएंगी कार्बन डाइऑक्साइड से तो ये वापस नहीं जा पाएंगी, ये बाहर नहीं जा पाएंगी, बल्कि दोबारा किस तरफ आ जाएंगी, अर्थ की तरफ। फिर अगर ये टकराएगी कार्बन डाइऑक्साइड से तो दोबारा आ जाएगी अर्थ की तरफ। तो इसका मतलब जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर होगी उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, उतनी ज़्यादा मुश्किल होगी सन से जो रेडिएशंस आ रही हैं उन्हें बाहर जाने में। एंड दैट इज़ वाई कहा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ होने से ग्लोबल वार्मिंग होगी। क्योंकि पहले क्या हो रहा है कि जो सनलाइट आ रही है वो टकरा के वापस चली जाती है, उसका ज़्यादातर हिस्सा वापस चला जाता है, कुछ हिस्सा तो आता ही नहीं है अर्थ तक, जो आता भी है वो अर्थ से टकरा कर रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रेडिएशंस को वापस जाने से रोकती है। जब रेडिएशंस वापस नहीं जा पाएंगी तो अर्थ में ही रह जाएंगी, जब अर्थ में ही रह जाएंगी रेडिएशंस तो उनकी एनर्जी से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा। और यही वजह है ग्लोबल वार्मिंग की। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका इंक्रीज लेवल कॉज करता है ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ये रेडिएशंस को वापस जाने से रोकता है। Okay, the gases which are produced by burning of fossil fuel and are responsible for acid rain are,
अच्छा भाई, अब ये एसिड रेन क्या है? तो होता ये है कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है या जो आपके फैक्ट्रीज़ हैं उनसे निकलने वाला धुआं है, इन सब के अंदर होती हैं गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये जमा होती जाती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। जब तक बारिश नहीं हो रही तब तक ये जमा होती जाएंगी, ये ऊपर जाती जाती हैं और हमारे एटमॉस्फेयर में जमा होती जाती हैं। उसके बाद जब बारिश होती है तो ये तीनों कंबाइन होती हैं वाटर के साथ। जब ये तीनों कंबाइन होती है वाटर के साथ तो सल्फर डाइऑक्साइड जब कंबाइन होगी तो ये बनाती है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जब कंबाइन होगी तो ये बनेगा नाइट्रिक एसिड, और कार्बन डाइऑक्साइड जब कंबाइन होगी तो ये बनेगा कार्बोनिक एसिड। और ये बारिश के पानी के साथ आती हैं नीचे। इस बारिश को कहा जाता है एसिड रेन। ये जो पहली बारिश है जिसमें नहाने से मना किया जाता है, जिससे स्किन की प्रॉब्लम्स और रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो ये एसिड रेन होती है। ये बेसिकली वही गैसेस हैं जो वक्तन फ़वक्तन जमा होती जाती हैं और फिर पहली बारिश के साथ ये तमाम नीचे आ जाती हैं। तो ये दो यहाँ पर दिए हुए हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा जो है वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ठीक है। तो ये तीनों हैं जो कि एसिड रेन कॉज करती है। और इसी एसिड रेन की वजह से एक तो स्किन एलर्जीज, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और इसके अलावा जो आपकी बिल्डिंग्स वगैरह हैं या जो स्टैचूज़ वगैरह हैं इनको भी नुकसान पहुंचता है क्योंकि इसके अंदर एसिड होता है। CFCs जो हैं अलबत्ता ये आपकी ओजोन की लेयर को डैमेज करती हैं, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अर्थ तक आती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है मैंने बताया कि ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और HCl और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इसको छोड़ दें। 149 क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग सक्सेशन द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट डेवलप ऑन बेयर रॉक। देखिए भाई, सक्सेशन क्या है? सक्सेशन कहते हैं एक के बाद एक कम्युनिटी का आना या एक के बाद एक कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी को रिप्लेस करना जो पहले से बेटर हो, और ये काम तब तक होता रहता है जब तक उस एरिया के मुताबिक या उस एनवायरनमेंट के मुताबिक, वहाँ के मुताबिक बेस्ट कम्युनिटी ना आ जाए। ये पूरा प्रोसेस कहलाता है सक्सेशन, ठीक है। ऑर्डरली रिप्लेसमेंट ऑफ वन कम्युनिटी बाय अनदर कम्युनिटी विच इज़ बेटर देन द प्रीवियस वन अनलेस द फाइनल कम्युनिटी अराइव्स, जिसे हम कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है सक्सेशन। तो इन्होंने पूछा है बेयर रॉक के ऊपर, तो ये जो रॉक है या जो बिल्कुल रफ सरफेस होती है, बिल्कुल ड्राई एरिया होता है, वहाँ पर जो सक्सेशन होता है उसे कहा जाता है ज़ीरो सेयर। अगर पानी में कम्युनिटीज़ डेवलप हो रही हैं तो वो कहलाता है, पानी के अंदर अगर होगा तो वो कहलाता है हाइड्रोसेयर, और अगर खुश्की में हो रहा है पानी जहाँ पर नहीं है तो वो कहलाता है ज़ीरो सेयर। पानी में जब होता है तो ये स्टार्ट होता है विद द हेल्प ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स। ये पहली कम्युनिटी होती है। फाइटोप्लैंक्टन्स ये छोटे छोटे एल्जी होते हैं, ठीक है, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर इन्हें खाने के लिए आते हैं जू प्लैंक्टन्स, ठीक है, ये पहली कम्युनिटी होती है फाइटोप्लैंक्टन्स और जू प्लैंक्टन से। उसके बाद इससे बेहतर ऑर्गेनिज्म आएंगे, फिर उससे बेहतर आएंगे, फिर उससे बेहतर आएंगे। तो ये पूरी रिप्लेसमेंट चलती रहेगी अनलेस के उस पानी या उस एनवायरनमेंट के हिसाब से बेस्ट कम्युनिटी ना आ जाए, जिसे क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। तो ये हाइड्रोसेयर कहलाता है। यहाँ पर जो बात पूछी है वो ज़ीरो सेयर की पूछी है। तो ज़ीरो सेयर के अंदर जो पाइनियर्स होते हैं, यानी जो सबसे पहले आते हैं, वो होते हैं लाइकेंस। लाइकेन किसे कहते हैं? लाइकेन बेसिकली एक एसोसिएशन है किसके दरमियान? फंजाई और एल्जी के दरमियान। ये फंजाई हैं और ये एल्जी हैं, इन दोनों से मिल के बनती है एक एसोसिएशन जिसे कहते हैं लाइकेन। और ये एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, यानी एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है? आपने सैंडविच देखा है, तो सैंडविच के अंदर ये ब्रेड है दोनों तरफ, और बीच में जो है ये आपका कबाब होता है, ठीक है, या पैटी जिसे कहते हैं, जिस तरह बर्गर के अंदर होता है। तो लाइकेन के अंदर ये जो आउटर कवरिंग है ये बनाता है फंगस, और सेंटर में मौजूद होता है एल्जी। आउटर कवरिंग क्यों फंगस बना रहा है? क्योंकि फंगस की बॉडी होती है टफ, और फंगस जो है वो हार्श कंडीशन को, ज़्यादा टेम्परेचर को, pH को, ठीक है, बर्दाश्त कर लेता है। एल्जी की बॉडी होती है सेंसिटिव, तो एल्जी इन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो एल्जी अंदर की साइड पे होता है। तो फंजाई एल्जी को क्या प्रोवाइड कर रहा है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। एल्जी बदले में क्या देता है? एल्जी ऑटोट्रॉफिक होता है, तो एल्जी खाना बनाता है, अपने लिए भी बनाता है और इस फंजाई को भी देता है। तो इस वजह से ये जो दोनों हैं ये मिलकर ऐसी ऐसी जगहों पर ग्रो कर जाते हैं जहाँ पर ना तो फंगस अकेला ग्रो कर सकता है। क्यों नहीं ग्रो कर सकता? क्योंकि कंडीशन तो बर्दाश्त कर लेगा, खाना नहीं बना सकता, खाना नहीं है वहाँ पे। और एल्जी अकेला नहीं ग्रो कर सकता, क्यों? क्योंकि खाना तो बना सकता है लेकिन कंडीशन बहुत हार्श है। तो ऐसी ऐसी जगहों पर ये दोनों मिलकर ग्रो कर जाते हैं। तो
कहीं भी अगर आबादी नहीं है बिल्कुल ठीक है, फॉर एग्जांपल कहीं जो है वो वॉल्केनो रप्चर हुआ है, वॉल्केनो इरप्ट हुआ है, तो उसका जो लावा है वो जहाँ पर आकर जमा हुआ है, अब वहाँ पर भी आप देखेंगे कुछ वक्त के बाद आबादी स्टार्ट हो जाएगी, ऑर्गेनिज्म आना शुरू हो जाएंगे। तो जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म है वहाँ पर वो लाइकेंस हैं जो ग्रो करेंगे। उसके बाद मॉस आते हैं, ठीक है, उसके बाद हर्ब्स आती हैं जो कि ग्रीन जिसमें वुड नहीं होती, उसके बाद श्रब्स आती हैं। तो ये एक के बाद एक कम्युनिटी आ रही है, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है सक्सेशन। और ड्राई रॉक के ऊपर हो रहा है, बेयर रॉक के ऊपर हो रहा है, तो ये कहलाता है ज़ीरोस्फीयर। ओके, ट्रॉफिक लेवल ऑफ अ हर्बीवोर इन द गिवन फूड वेब इज। तो देखें किसी भी फूड वेब के अंदर या फूड चेन के अंदर जो सबसे पहला लेवल होता है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, वो ऑक्यूपाई करते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। इसमें प्लांट्स आ जाते हैं, एल्जी आ जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं। तो ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है। उसके बाद प्रोड्यूसर्स को खाने वाले जो हैं ये कहलाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। इसके अंदर वो ये एनिमल्स कहलाते हैं हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स जो हैं किसी भी फूड चेन के अंदर सेकंड ट्रॉफिक लेवल के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने यही पूछा है ट्रॉफिक लेवल हर्बीवोर का कौन सा होता है, तो वो सेकंड होता है। तो ये जो ग्रास है, ये प्लांट है, ये प्रोड्यूसर है, इसको ये तीनों खा रहे हैं। रैट भी खा रहा है इसे, रैबिट भी खा रहा है इसे, और बीटल भी खा रहा है इसे। तो ये तीनों जो हैं ये प्राइमरी कंज्यूमर हैं और ये हर्बीवोर्स हैं क्योंकि ये प्लांट्स को जो है प्लांट्स के ऊपर फीड कर रहे हैं। तो ये सेकंड लेवल है फूड चेन के अंदर। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं, उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर आते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल हो गया, ठीक है, ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल हो गया। उसके बाद डीकम्पोजर्स आते हैं, ये फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल होता है। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो बीटल को खा रहा है फॉक्स, ठीक है, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। बीटल रैबिट को खा रहा है डॉग, ये भी सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। रैट को खा रहा है आउल, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। इन्हें अगर कोई और खा रहा है तो वो टर्शरी कंज्यूमर हो जाएगा। फिर वो मरेगा तो उसे बैक्टीरिया और फंगस उसकी बॉडी को बिल्कुल तोड़ देंगे, डिकम्पोज कर देंगे, ये कहलाते हैं डिकम्पोजर्स। नाउ ड्यूरिंग मैटरनल माइटोसिस, माँ के अंदर जो माइटोसिस हो रहा है, अच्छा माइटोसिस नहीं होगा, ये मियोसिस होगा, मियोसिस होगा, ठीक है। नॉन डिस्जंक्शन ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम पेयर रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एन एग हैविंग 24 क्रोमोसोम इन व्हाट सिंड्रोम। अच्छा ये बहुत आसान सी बात है। देखिए भाई, नॉर्मली क्या होता है, फादर से मिलते हैं 23 क्रोमोसोम और मदर से मिलते हैं 23 क्रोमोसोम, तो बच्चे के अंदर हो जाते हैं 46 क्रोमोसोम, ठीक है। ये बच्चा नॉर्मल होता है। इन 46 क्रोमोसोम में से 44 ऐसे होते हैं जो मेल और फीमेल में एक जैसे होते हैं, जिन्हें देखकर जेंडर नहीं बताया जा सकता, ये कहलाते हैं ऑटोसोम्स। और 2 ऐसे होते हैं कि जिन्हें देखकर जेंडर बताया जाता है, ये कहलाते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर मसला क्या हो रहा है कि एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो रहा है। क्यों ज़्यादा हो रहा है? बिकॉज हो रही है नॉन डिस्जंक्शन। नॉन डिस्जंक्शन का क्या मतलब है? देखिए ये जो फादर के स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम आए हैं, ये कैसे आए हैं? ये इस तरह का क्रोमोसोम था जिसके अंदर 2 धागे थे, इधर से और इधर से इसे खींचा गया तो एक धागा इधर चला गया और एक धागा इधर चला गया, तो आधे इधर गए आधे इधर गए, 23 इधर जाते हैं और 23 इधर जाते हैं। इन केस अगर ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट ना हो पाए तो होगा क्या कि ये कंडीशन है, तो ये दोनों एक तरफ चले जाएंगे और इस तरफ कुछ भी नहीं जाएगा। तो इधर जो है ये हो जाएंगे 24 और इधर हो जाएंगे 22, ठीक है। ये जो फेलियर है जिसमें सेपरेट नहीं हो सके क्रोमैटिड्स या क्रोमोसोम, ये फेलियर ऑफ सेपरेशन कहलाता है नॉन डिस्जंक्शन। और ये किस में हुआ है? ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम में हुआ है, यानी वो क्रोमोसोम जो मेल और फीमेल में सिमिलर होते हैं। अच्छा अब इसकी वजह से हुआ क्या? ये माँ के अंदर हुआ है, तो मदर के पास से आ रहा है एग जिसके अंदर कितने क्रोमोसोम है? जिसके अंदर 24 क्रोमोसोम है। फादर के पास से आ रहा है स्पर्म जिसके अंदर कितने क्रोमोसोम है? 23। जब ये दोनों मिलेंगे तो एक ऐसा जाइगोट बनेगा जिसमें 46 के बजाय कितने क्रोमोसोम होंगे? 47 क्रोमोसोम होंगे। जब भी एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है ये कंडीशन कहलाती है ट्राइसोमी। एक क्रोमोसोम का कम होना ये कहलाता है मोनोसोमी और एक क्रोमोसोम का बढ़ जाना ये कहलाता है ट्राइसोमी। अब अगर आपको ये पता लग गया कि यहाँ पर हो रही है ट्राइसोमी यानी एक क्रोमोसोम बढ़ रहा है, तो सबसे पहले आपने इसे रूल आउट कर दिया। यह आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये एग्जाम्पल है मोनोसोमी की, यानी इसके अंदर
एक क्रोमोसोम कम हो जाता है। इसके अंदर जो पेशेंट होता है उसके पास 45 क्रोमोसोम होते हैं, इसके पास 47 नहीं होते। तो इसको रूल आउट कर दिया आपने। अच्छा, अब आपने इसको भी रूल आउट कर दिया क्लाइनफेल्टर को, क्योंकि ये तो आपको पता है क्लाइनफेल्टर जो है ये ऑल्दो कि इसके अंदर 47 क्रोमोसोम होते हैं, बिल्कुल सही है। इसके ये एग्जाम्पल है ट्राइसोमी की, इसके अंदर एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है लेकिन वो क्रोमोसोम ऑटोसोम नहीं होता। वो क्रोमोसोम कौन सा होता है? वो क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होता है। इनके पास ये मेल के अंदर होता है, इन मेल्स के पास एक एक्स और वाई के बजाय इनके पास 2 एक्स और वाई होते हैं। ठीक है, 2 एक्स होंगे और 1 वाई होगा। तो चूंकि इनमें ऑटोसोम का मसला नहीं है, इनमें सेक्स क्रोमोसोम का मसला है। यहाँ पर जो बीमारी बता रहे हैं उसमें ऑटोसोम का मसला है। टर्नर सिंड्रोम की जो फीमेल थी, इनमें भी सेक्स क्रोमोसोम का मसला होता है। नॉर्मली फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, इन फीमेल्स के पास 1 एक्स क्रोमोसोम होता है और एक ऐसा गैमेट आता है जिसमें सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता, उसे ओ से मेंशन करते हैं। अब बच गया डाउन सिंड्रोम और जेकब, दोनों एग्जाम्पल हैं ट्राइसोमी के। दोनों के अंदर 47 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन जो जेकब है अगेन ये ऑटोसोमल की एग्जाम्पल नहीं है, ये इसी की तरह का है, ये भी सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है, लेकिन इसके अंदर 2 एक्स नहीं होते, अब की बार इसमें 2 वाई होते हैं, इसमें 2 वाई होते हैं। लास्ट बच गया डाउन सिंड्रोम। जब ये तीनों आंसर नहीं है तो इसके अंदर आखिरी बच जाता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, यानी ट्राइसोमी हो जाती है, 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं और सेक्स क्रोमोसोम बिल्कुल नॉर्मल होता है। ये मसला ऑटोसोम से रिलेटेड है, जब भी डाउन सिंड्रोम मर्दों में भी देखा जाता है और औरतों में भी। क्लाइनफेल्टर सिर्फ और सिर्फ मेल में देखा जाता है, टर्नर सिंड्रोम सिर्फ और सिर्फ फीमेल में देखा जाता है, जेकब सिर्फ और सिर्फ मेल के अंदर देखा जाता है, लेकिन डाउन सिंड्रोम दोनों में होता है। क्यों? क्योंकि ऑटोसोम बिल्कुल नॉर्मल है। तो 44 ऑटोसोम है, सॉरी चूँकि सेक्स क्रोमोसोम का मसला नहीं है, तो इनके अंदर होता क्या है, ऑटोसोम एक बढ़ा हुआ होता है। 44 की जगह कितने होते हैं? 45। अगर मेल होगा तो उसके पास नॉर्मल एक्स वाई है, फीमेल है अगर तो उसके पास नॉर्मल एक्स एक्स है। ठीक है, तो चूंकि ऑटोसोम बढ़ा हुआ है तो ये दोनों के अंदर देखा जाता है। और ये किसकी वजह से होता है? ये माँ की बढ़ती हुई एज की वजह से होता है। जब भी इन्होंने मेंशन किया है मैटरनल मियोसिस, माँ के अंदर गड़बड़ हुई है, तो मैटरनल एज जो है जैसे जैसे बढ़ती जाती है ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसका बच्चा जो है वो डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा हो। डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं वो स्पेशल चाइल्ड होते हैं। इनके फीचर्स जो हैं, इनका ब्रॉड फ्लैट फेस होता है, इनका IQ जो है वो बहुत कम होता है, मेंटली रिटार्डेड होते हैं, इन्हें स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत होती है, शॉर्ट हैंड्स होते हैं इनके, शॉर्ट जो है वो इनका स्टेचर होता है, कद इनका छोटा होता है, लाइफ स्पैन इनका ज़्यादा नहीं होता। यूजुअली 17-18 ईयर की एज जो है उसमें इनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि सिर्फ एक्सटर्नल एबनॉर्मेलिटीज़ नहीं है, इनके इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो भी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहे होते। तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो डाउन सिंड्रोम के अंदर देखी जाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टिपिकल सिम्टम्स लाइक एनलार्ज ब्रेस्ट एंड स्मॉल टेस्टिस इन मेल दे आर एट्रीब्यूटेड टू। तो भाई अभी मैंने आपको बताया कि डाउन सिंड्रोम जो है ये मेल और फीमेल दोनों के अंदर होता है और इसके अंदर मेंटल रिटार्डेशन और शॉर्ट स्टेचर और शॉर्ट हैंड्स वगैरह होते हैं। तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। उसके बाद है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम के बारे में मैंने पीछे बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल में होता है, जबकि यहाँ पर जो पूछा जा रहा है वो मेल के अंदर पूछा जा रहा है। देन वी हैव अनदर डिजीज़ जिसका नाम है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया भी हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि पहली बात उसके अंदर ये सिम्टम्स नहीं आते। फिनाइल कीटोन्यूरिया एक तो मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव प्रॉब्लम है, ऑटोसोम से रिलेटेड है, तो मेल में भी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है बराबर से। और इसके अंदर होता यह है कि जो फिनाइल एलेनिन है, एक अमाइनो एसिड होता है फिनाइल एलेनिन, बॉडी जिसे तोड़ती है टायरोसिन में, जिससे आगे जाकर बनता है मेलानिन, जिससे हमारा स्किन कलर और हेयर कलर आता है। तो इनके अंदर ये वाला जो एंजाइम है ना, ये नहीं होता। जब ये नहीं होता तो टायरोसिन नहीं बनेगा, जब टायरोसिन नहीं बनेगा तो मेलानिन नहीं बनेगा, जब मेलानिन नहीं होगा तो इनका स्किन कलर और इनका हेयर कलर जो है वो लाइट हो जाता है। अब बच गया क्या? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो बिल्कुल सही है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसमें 46 के बजाय इन मर्दों के अंदर 47 क्रोमोसोम होता है। 46 में आपको पता है 44 ऑटोसोम है और एक एक्स और वाई होता है। इन मेल्स के अंदर 44 ऑटोसोम तो होते हैं, मसला ऑटोसोम में नहीं होता, लेकिन जो एक्स और वाई है उसके बजाय एक एक्स इनके पास एक्स्ट्रा होता है। इन मेल्स के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि इनके जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं, जो एक एज के बाद प्यूबर्टी की एज में आते हैं, वो इनके अंदर मिक्स आते हैं। यानी
फीमेल वाला कैरेक्टर आएगा जो कि एनलार्ज ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट का साइज बड़ा होने लगेगा, ये फीमेल वाला कैरेक्टर है लेकिन इनमें आ रहा है। जबकि इनकी जो टेस्टिस हैं वो स्मॉल रह जाते हैं और नॉन फंक्शनल रह जाते हैं। अब टेस्टिस का काम होता है स्पर्म प्रोड्यूस करना, जब टेस्टिस नॉन फंक्शनल होंगे, स्पर्म प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो ये स्टेराइल होते हैं, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के पेशेंट्स के अंदर देखी जाती हैं।